आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर बोला, कौन हो आप? किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय सामने से सवाल कर लिया, आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। इस पर अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई आ नहीं पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। इस पर अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो भूत के नाम से डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम पर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगीं। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और वो पूरी तरह से सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट ऊपर हवा में जाने के बाद वो गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसके ऊपर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जा टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता के साथ देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? इस पर उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। अब इसलिए मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। इस पर अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूम पे देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी।
वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं, जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुंच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई काफी परेशान हो गए, और क्योंकि बात काफी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका। जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफी दूर था, तो हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात भी हो जाए। और क्योंकि उस जमाने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोक कर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे। लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफी ज्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने, हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे, पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी।
मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए। इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों, पीछे क्या है? इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है। इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो। बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहां हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहाँ ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं। बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो। और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई
और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं अभी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके। बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कालगंज बस स्टॉप से मैं बस में सवार हुआ। बस में लोग तो थे मगर काफी कम, या यूं कहें तो उंगलियों में गिना जा सके, बस इतने ही लोग थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। और तो और रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। चांद की रोशनी से ही अगल बगल का सब कुछ नजर आ रहा था। हम जिस रास्ते पर फिलहाल आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता थोड़ा जंगली किस्म का था। रास्ते के दोनों बाजू बस घने लंबे पेड़ ही नजर में आ रहे थे। बस में मौजूद सारे मुसाफिर नींद के आगोश में थे। उन सभी की नींद तब टूटी जब ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं तो कुछ हद तक संभल भी गया, मगर जो मुसाफिर सो रहे थे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ तो नीचे ही गिर पड़े। जैसे तैसे धीरे धीरे सब होश में आए तो ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर बोला, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सामने रोड पर देखो, अचानक इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा ना। ड्राइवर के कहने पर सब अपनी सीट पर से उठकर सामने की तरफ देखने लगे तो सच में रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा जंगली पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को देखकर एक मुसाफिर ने कहा, हम 5-6 लोग तो हैं, चलो मिलकर हटा देंगे पेड़ को रास्ते से। उस आदमी की बात सबको ठीक लगी, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर वो पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि हम सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो पेड़ नहीं हिला तो एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो ये पेड़ तो हिलने वाला नहीं है ड्राइवर साहब, एक दूसरा रास्ता है ना, वो जंगलों वाला। ये सुनकर ड्राइवर बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, उस रास्ते पर इस वक्त अगर जाएंगे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या उस रास्ते पर जो हमें मार डालेगा? तो ड्राइवर बोला, वो रास्ता शापित है, शापित, भूत भटकते उस रास्ते पर, नहीं जा सकते उधर से। इस पर सारे मुसाफिर ड्राइवर के ऊपर एक एक अपना गुस्सा झाड़ने लगे और बोले, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप चलो वरना ठीक नहीं होगा। ड्राइवर बेचारा अकेला आदमी था। डरा धमका कर सारे मुसाफिरों ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए राजी करवा ही लिया। खैर, हम सभी वापस बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर मोड़ लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उस रास्ते का जैसा नाम था जंगली रास्ता, असल में बिल्कुल वैसा ही था वो रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ते पर ना चलकर किसी जंगल में चल रहे हों, और जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी भी सही से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी।
ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज और पसीने से तरबतर हो चुकी उसकी शर्ट को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि मैं भूत प्रेत शापित इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। हमारी बस एक ही धुन में चली जा रही थी। बस में सवार सारे लोग धीरे धीरे वापस नींद के आगोश में जा रहे थे। मुझे भी धीरे धीरे अब नींद आने लगी थी, मगर मैं ये सोचकर सो नहीं रहा था कि अगर कुछ होगा तो देखूंगा। मगर खिड़की से बाहर देखते देखते नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस वापस एक झटके के साथ रुकी हुई थी। बस में बहुत शोर हो रहा था क्योंकि बस का ड्राइवर अपनी जगह पर था ही नहीं। मतलब ये कि बस का ड्राइवर गायब था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे ये ड्राइवर कहाँ चला गया यार, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी, कहाँ चला गया ड्राइवर। जिसके बाद हम सारे लोग बस से नीचे उतरे। हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहे होंगे और वो जंगल बहुत घना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ड्राइवर को कहां और कैसे ढूंढे। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें ड्राइवर के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज जंगल के कहीं अंदर से आ रही थी। तभी मैंने कहा, अरे चलो जल्दी, लगता है ड्राइवर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर हम सारे लोग आवाज की ओर भागे। भागते भागते हम जंगलों के अंदर पहुंच गए, मगर तब भी ड्राइवर के चीखने की आवाज आ ही रही थी। लिहाजा हम लोग आवाज की ओर भागते रहे। जंगल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा हम सब ने अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली और आवाज की तरफ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर उस आवाज का पीछा करके हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से घर के पास पहुंचे। मैं अभी उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे इस घर के अंदर जाना ठीक होगा? इससे पहले कि मैं उस आदमी को इस बात का कोई जवाब दे पाता, घर के अंदर से फिर एक बार ड्राइवर की चीख सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी को जवाब देना जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही उस घर के टूटे हुए दरवाजे को सरकाकर अंदर घुस गया। मेरे साथ ही साथ 2 और लोग अंदर आए। वो घर बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इसलिए हम सब लोग आपस में अलग अलग होकर ड्राइवर को ढूंढने लगे, मगर ड्राइवर हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ढूंढते रहने के बाद ड्राइवर हमें उस घर के एक कोने में बेहोशी की हालत में मिला। हम लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर को होश में लाया और पूछा, तुम यहां पर कैसे आ गए? इस पर ड्राइवर बोला, पता नहीं, एक औरत ने बस रुकवाया था। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंख अभी खुली। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे और बाकी मुसाफिरों को बहुत हैरानी हुई कि अगर ड्राइवर यहां पर बेहोश पड़ा था तो फिर इतनी देर से चीख कौन रहा था। हमें वहां पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा हम लोग ड्राइवर को लेकर वापस बस में आ गए और उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब पता नहीं ड्राइवर सच बोल रहा था या झूठ, मगर एक बात तो पक्की है कि उस रास्ते पर कुछ अजीब तो था, वरना ड्राइवर बेहोशी की हालत में उस घर में कैसे पहुंचता। और अगर वो तब से बेहोश था तो फिर चीखने की आवाज किसकी थी? बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है,
जिसे देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो औरत की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं दिन के वक्त भी उस रास्ते पर नहीं जाता और अब मैं पूरी तरह से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करने लगा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।